हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम ये अगला आपको मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सभी को दिल थाम के देखना है, बहुत पेशेंस के साथ चीजों को करना है। पेशेंस का मतलब ये है ना कि एग्जाम तो पास में है, कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे, मतलब चीजें समझ नहीं पाते, मतलब एक उतावलापन रहता है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, वो सिर्फ 12th लेवल पे होती है वैकेंसी। आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 12th पास होके, जिनकी एज हो चुकी होती है, वो 12th पास होके सीधे सीधे एग्जाम में बैठते हैं। तो उनमें बड़ा उतावलापन होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये होता है उतावलापन, हर बच्चे में होता है। मुझे लग रहा है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप में भी उतावलापन होगा। लेकिन समस्या ये है ना कि किस कंटेंट पे भरोसा करें, किस चीज पे भरोसा करें। तो हम कैसे आपको ये विश्वास दिलाएं कि ये कंटेंट जेन्युइन है और ये एग्जाम में मतलब आने की पूरी पूरी संभावना है। तो भरोसा तो तभी होगा जब आप आगे देख पाओगे, आगे देखोगे, आगे थोड़ा सा भी अगर आप चीजों को मतलब बिना रुके, बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो ही तो समझ पाओगे, तो ही तो हम बता पाएंगे कि हाँ, ये सवाल एक्चुअली में ऐसे इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली इस बार भी संभावना है पूछे जाने की। क्योंकि मैंने अभी देखा ना, अभी जितने भी मैंने प्रेडिक्शन किए हैं एसएससी सीजीएल को लेके, मैंने कहा था कि पेपर बहुत नॉर्मल आएगा, पेपर नॉर्मल आया। मैं फिर एक बार मेंस में भी कह रहा हूं कि जो टीयर 2 है उसमें भी पेपर नॉर्मल ही आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि बहुत ज्यादा लोगों को आई मीन उसने बाहर कर दिया और एक ही साथ सारी की सारी चीजें रख दी हैं। सारी की सारी चीजें मतलब अ, एक तरह से पेपर भी साथ में रख दिया है, फिर इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें साथ में रख दिया है। तो उसमें भी अब की बार लेवल कुछ वैसा अप नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक बात बताओ कि दो चीजों की तैयारी एक साथ कैसे हो सकती है? एक एग्जाम की तैयारी, ऊपर से स्किल टेस्ट की तैयारी एक साथ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये एग्जामिनर भी जानता है, और एग्जामिनर ये बात जानता है, तो पेपर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% पेपर वैसा ही बनाएगा जैसा कि प्री में थोड़ा सा अप लेवल होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। हमारा ये आज का पहला सवाल है। आप जरा इसको देखो, सवाल में बहुत दम है, बहुत दम है। लेकिन अगर आप सवाल को कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो बस हो चुकी है और अब आप सीधे सीधे प्रैक्टिस पे आओ। और जिनकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है ना, मैं उनसे कहता हूं वो भी प्रैक्टिस में आए। क्यों प्रैक्टिस में आए? इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये सीधी सीधी बात है कि अगर ये सवाल आप कर रही हैं तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उसको जान सकते हो। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तुम्हारे सामने तो सेकंडों में उड़ा दोगे आप। समझ रहे हो? अब जैसे ये सवाल है तो मैं इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो याद रखना, ये अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, अच्छा पी क्यू आर है, चलो पी क्यू आर ही दे देता हूं। ठीक है, पी क्यू आर। तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि फिर आगे चीजें क्या होने वाली हैं। तो याद समझना कि अगर मैं इनके कॉमन साइड का अगर रेशियो लूं तो वो रेशियो वही आएगा जो दूसरे कॉमन साइड का रेशियो होगा। समझ रहे हैं? इनके परिमाप का अगर रेशियो लूंगा तो इनके परिमाप का रेशियो वही आएगा जो इनके साइडों का रेशियो होगा। बात समझ? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, आप समझना मेरी बात। ए बी बटा, मैं बोलूं कि बी सी, या ऐसे मत बोलो, ए बी बटा पी क्यू लिख लो, कॉमन साइड का रेशियो हो गया। फिर बी सी बटा क्यू आर हो गया। फिर ए सी बटा पी आर हो गया। दैट इज कॉल्ड, मैंने कहा पेरीमीटर लिख लो, तो पेरीमीटर होता है 1 P1 P2, पेरीमीटर बोल दो। मैंने बोला कि सरकमफेरेंस बोल दो, सरकमफेरेंस तो वही हो गया। ठीक है, मैंने कहा परपेंडिकुलर बोल दो, तो परपेंडिकुलर Pn बोल दो, Pn1 परपेंडिकुलर और Pn2। मैंने कहा मीडियन बोल दो, मीडियन 1 मीडियन 2। देखो इनका भी रेशियो बराबर होता है, और किसका रेशियो बराबर होता है? अंडर रूट में एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इनका रेशियो भी बराबर होता है। समझ रहे हैं बात मेरी? बात ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो जो भी इनमें से लग जाए वही निकाल लो, लगा लो। आपसे बोल रहा पी क्यू आर के परिमाप क्रम सही है, तो परिमाप कहां पे? देखो P1 P2 है, तो यानी कि 156 अपॉन 46 सॉरी 46.8। ठीक है,
आपसे बोल रहा है बीसी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 19.5 है, यानी कि 19.5 ये बीसी की वैल्यू होगी। आपसे पूछ रहा है क्यूआर की वैल्यू, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं, बीसी अपॉन क्यूआर तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है बबुआ। अरे ठीक है, तो बताओ, 3 छक्का 18 जस्ट 3 से ही जाएगा ये, है ना, वो भी पॉइंट का 3 से जाएगा। पॉइंट का 3 दूर करो तो 5 से 15 की 5, 9 से 27, 28 की 8, है ना, 8.5, 5.85, तो ये क्यूआर की वैल्यू होगी। समझे कि नहीं बापू? तो अगर इसके पीछे के लॉजिक को हम बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सेशन बहुत अच्छा है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल को क्या किया गया है, बेसिकली इस वाले सवाल को हमने किया ये है, देखो भाई, अगर हमने कहा है ये कि आज तुमको, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो देखना भाई, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं बोलूं 2 है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा ये दिख रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां से x कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू दिख रही है। अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो। समझ रहे हो? इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मैं अगर x कॉमन लूंगा तो इसके नीचे बटा x कर दोगे तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसके नीचे बटा x कर दूंगा तो वही बचा रह गया। इसके नीचे बटा x कर दूंगा तो x से x कट जाएगा, माइनस का उधर ले जाओगे तो प्लस का 2 होगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको देखो, x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो ये होगा 1, ठीक है, ये भी होगा 1, ये होगा 2, तो आंसर होगा माइनस का 1। बोलो समझे कि नहीं? है ना, इजी था, आसान लगा। चलो अगला सवाल। ये सवाल ऐसे कि कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, तो आपको बताना है इन चीजों का मान। तो मेरे दोस्तों आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप अगर चाहो तो इसको इधर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, और कर भी लो, देख लो, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा में चेंज कर लो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 साइन थीटा, यही होगा भाई। चलो सबको उधर ले जाते हैं, उधर सबको ले गए तो आप जानते हैं कि यहां हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में, माइनस 3 साइन थीटा, ये नेगेटिव में, इधर जाएगा मेरे दोस्तों तो ये माइनस होगा, प्लस का 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0 के। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, दो वैल्यू आएंगी साइन थीटा की, और दोनों की दोनों ही पॉजिटिव होंगी, ठीक है। आप जानते हो कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू 1 होगा, एक वैल्यू 2 होगा, हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो एक वैल्यू तो 1 आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है हाफ के, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 30, थीटा की वैल्यू जस्ट 30 रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं रखेंगे। ये वैल्यू तो मतलब आई मीन 90 होगी तो हम फालतू नहीं जाएंगे। 30 में देखो ये 60 हो जाएगा, 60 की वैल्यू तो √3 प्लस, ये देखो तो ये 90 होगी, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 ही होती है, आपको पता है, माइनस हुआ, और सेक 60, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होती है ना, 2 होती है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा √3 माइनस का 1, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है भाई? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अगले सवाल पे कह रहा समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर, ये सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस है, ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर ऊपर, 42 मीटर बोलो 42 सेंटीमीटर बोलो, प्रकाश लाइट हाउस है। कह रहा है कि अवलोकन करने पर इसकी और सीधे आ रहे एक जहाज का जो अवनमन कोण है वो 30 से लेके 45 हो जाता है। पहले 30 था, फिर 45 हो जाता है। तो पहले क्या था दोस्त 30 था, करीब आया तो क्या हो गया, एंगल बढ़ गया। बात आई समझ में? करीब आया तो एंगल बढ़ गया, ठीक है। अब आप ये समझना मेरी बात, आपसे कह रहा है कि
अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी के बारे में हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैंने सोचा कि यहां तक और यहां तक की दूरी मैं x मान लूं, ठीक है भाई। तो समझना मेरी बात ध्यान से, अगर ये 45 होगा तो रेशियो के हिसाब से ये वाली वैल्यू 1 होती है और ये वाली वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये sin 30 है तो मैं ये कह सकता हूं फिर ये वाली वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन ये यहां से लेके दोस्त यहां तक की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी, ठीक है जी। तो मैं बोलूं कि फिर ये वाली वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, अगर आपने इसको x माना है तो x से अब हटा दो इसको, x से इसको हटा दो और इसको, ये पूरी की पूरी वैल्यू √3 है, ये वाला 1 है तो ये वाला होगा √3 माइनस का 1। बात समझ गए, ये वाली वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। हमें एक यूनिट की वैल्यू पता है, कह रहा है इस प्रकाश स्तंभ की लंबाई 1 नहीं बल्कि 42 है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर मेरे पास 42 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है इतने ही यूनिट की वैल्यू। तो दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, हमें 42 में जस्ट √3 - 1 इसी का क्या कर देना मल्टीप्लाई, √3 - का 1 इसी का हमें कर देना था मल्टीप्लाई। बोलो बढ़िया लगा ना, अच्छा लगा, मजा आया। चलो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है भाई 480। कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की दो छूट पर खरीदता है, वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ ज्ञात करना है भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 480 तो उस पर अंकित मूल्य लिखा है, कोई व्यक्ति इस पर 15% और 10% की दो क्रमागत छूटें देता है। तो 10% और 15% की दो क्रमागत छूटों का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? फिर इसको हम किस पे लाएंगे? सीपी पे लाएंगे, आई मीन एसपी पे लाएंगे, ठीक है। बात आई समझ में? तो कर लो भैया, 15% का 3/20 यानी कि हो जाएगा 17/20, ठीक है। 17/20 गुणा 10 का मतलब 9/10, ठीक है। अब ये 5 के बराबर है, अरे 5 नहीं है दोस्तों, 1/4। समझना मेरी बात, 4 अगर मेरे सीपी है 25 चौका 100, तो 5 मेरा क्या होगा? एसपी होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो तो भाई ये वो खरीद लिया, ठीक है। अब ये आप जानते हैं कि ये 4 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये तो सीपी निकला उसका, जब खरीदा तो सीपी निकला ना। कह रहा 5 का प्रॉफिट चाहिए तो गुणा 5 कर दो, मतलब 25 का प्रॉफिट चाहिए तो 5/4 कर दो। सवाल का उत्तर निकालोगे तो आएगा 93.2, ऐसे ही आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अगला सवाल ये बोल रहा है कि ये है इतने मीटर की दर से 60, 112 और 164 भुजा वाले वर्गाकार पार को समतल करने की लागत है। बात समझ रहे हैं? तो एक बार तो इसका क्या निकाल लो, सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई? सेमी पेरीमीटर होता है दोस्तों इन सभी का जोड़ करो, तो इन सभी का जोड़ होगा 6 2 4 2 6 हो गया, कैरी हो गया 1 के 6 4 2 6 हो, कैरी कहाँ 1 हो गया 6 और 6 12 12 और 13 के 3 हो गया, कैरी हो गया 1 के, और ये हो गया 3/2 कर दो, तो 1 कम 2 2 छक्का 12 2 8 16 168। तो मेरे दोस्तों अब अगर हमें डेल्टा निकालना है तो आप जानते हैं कि 168 गुणा 168 में आप 60 से 60 घटाओगे तो आएगा 102, ठीक है। सॉरी 102 कहाँ आएगा, 60 घटाओगे तो 108 आएगा। फिर अगर आप 164 घटाओगे तो सिर्फ 4 आएगा, 112 घटाओगे तो 100 घट गया, और 68 में से 12 जो आएगा तो 56 आएगा सिर्फ, ठीक है जी। चलो 28 दूना 56 होता है, ठीक। तो हमें 28 पे इसको ब्रेक करना है। 28 में क्या ये है 7 चौका 28, 7 से काटो 7 दूना 14, 7 चौका 28 बिल्कुल है, 28 ले जाओ, 7 गुणा 7 1 7 7 चौका 28, ठीक है। तो यहाँ 14 भी है, 7 दूना 14 होगा ना, 7 चौका 28, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ से मैं 4 निकाल दूँ, 7 चौका 28 होगा, 4 निकालूंगा तो 6 6 चौका 24, ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से कि मैं इसको 28 गुणा 6 लिख सकता हूँ, इसको मैं 28 गुणा 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 12/96, तो 12/96 का मतलब क्या है, मैं इसको 6 गुणा 16 भी लिख सकता हूँ, 12/96 12/96 12 9 108, ठीक है ना, 12 9 108। तो मैं इसको 9 तिया 27 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, 9 तिया 27 भी लिख सकता हूँ, 12 9 108 12 और, अरे दोस्त मैं फालतू परेशान हूँ,
12 9 108 कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब समझना 12 9 अगर 108 करूंगा तो गुणा 9 कर दूंगा, और 12 को मैं तोड़ रहा हूं 6 गुणा 2 में, ठीक है, 6 गुणा 2 में, 6 गुणा 2 में तोड़ दिया, 4 बचा हुआ है। अब ये 28 दूना 56 होता है, 28 दूना 56, तो जो मिल जाएगा, अच्छा गुणा क्या कर दो भाई, गुणा ये कर दो, क्या है भाई लागत किसके हिसाब से, 10 रुपया 50 पैसा। तो देखो ये कॉमन मिला तो ये बाहर आ गया 28, 6 कॉमन मिला तो 6 बाहर आ गया, इसमें ये 3 बाहर आ गया, और इसमें देखो दोस्तों यहाँ 2 भी था वो हमने लिखा नहीं, और फिर 2 कर दो, ठीक है ना, और गुणा 10.5। तो इसको आप चेंज करोगे, मतलब आई मीन कुल गुणा उड़ा करोगे तो मुझे लग रहा है जहां तक आंसर जो आएगा 0.1 है। तो आप 2 दूना 4 इसमें गुणा कर दो, 4 5 20, ठीक है, 4 1 4 42 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कोई वो नहीं आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा, ठीक है, कोई जीरो नहीं आएगा, और 3 भी नहीं आएगा, आपको पता है, क्योंकि 3 तभी आता है जब हमारे पास सम संख्याएं ना हो, ठीक है, आई बस समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ये बताओ किससे डिवाइड है, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है ये किससे डिवाइड है। अब जरा मेरी बात सुनना, ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये जरा सुनना मेरी बात। तो मैं ये बोलूँ कि 7, 2 दूना 4 दूना 8 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको मैं 8 बोल दूं, ठीक है, 8 बोल दिया मैंने, तो इसमें से मैंने कितना निकाला 3, तो इसको 8 गुणा 3 बोल सकता हूँ, 8 3 24, तो 8 पे 8 लिख सकता हूँ, माइनस का 1 7। देखो करूंगा तो 1 पे पावर 8 आएगा, माइनस 1 आएगा दोस्तों, आएगा कुल मिला के 0, मेरा आंसर, रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला जो साधारण ब्याज है, इसका डिफरेंस क्या है, ये है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपसे एक नहीं 1000 बार बोला है कि जब ऐसे सवाल दे दिए जाए, ठीक है, यदि एक निश्चित 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस, देखो दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल चुका हूं, अगर ये ऐसे हो तो आप 10,000 को सीधे सीधे क्या मान लिया करो, मूलधन मान लिया करो। तो ये मूलधन है तो मिश्रधन क्या होगा, 1331 होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और जो इसका साधारण ब्याज होगा वो होगा जस्ट 331 कंपाउंड, और ये साधारण, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 279। आप देख सकते हो जस्ट ये 9 टाइम ही है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9000, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, अगला देखो, कह रहा है कि 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर एक व्यापारी को 25% का प्रॉफिट होता है, 288 में कितने संतरे बेचे कि भाई साहब उसको कितने का प्रॉफिट हो। ये सवाल आप खुद करके बताना क्या होगा, हालांकि सीजन में मैंने सवाल करवाया है अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्ति की जीवाएं, दाई भाई देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है, कह रहा है किसी वृत्ति की जीवाएं जो है, अगर कोई वृत्त है, इसकी वृत्ति की जीवाएं क्या करती हैं, बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, चलो भैया बाहर प्रतिच्छेदित करा दो, ठीक है। अगर ये बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसको आप मान लो ए बी, ठीक है, और सी डी, इसको सी डी मान लो, और इसको पी मान लो, ठीक है भाई। तो समझना मेरी बात ध्यान से, आपसे पूछ रहा है सी डी की वैल्यू कितनी है 11.6, और आपसे बोल रहा है पी डी की वैल्यू कितनी है, पी डी सी डी की वैल्यू यहाँ 11.6, पी डी की वैल्यू कितनी है 6.4, ठीक है, 6.4, ठीक है जी 6.4। आपसे बोल रहा है कि पीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, तो आपसे बोला एबी की वैल्यू बताना। दोस्तों एबी की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है, आसान काम है, आसान काम। देखो भाई इन दोनों को आप क्या कर लो, गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो, तो 116 और 64 इसका गुणा हो जाएगा, कर लेना। देखो भाई ये फॉर्मूला है एपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये सी डी गुणा, सुनो क्या करना भाई, पहले पूरे का फिर इतने का, तो 64 6.4 गुणा, इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 10, 6 4 10 के 0 हो गया, और ये हो गया भैया 6 7 27, ठीक है। तो इनको करोगे तो आप जानते हो यहाँ आएगा 27 ही आएगा, ऐसे कैसे आएगा 27, 17 आएगा, 6 4 10 के 0 हो गया, 17 18 के 8 हो गया, ठीक है, इतना आ गया, कर लेना इसको, ठीक है, बताना फिर आंसर क्या होगा। अगला सवाल करते, कह रहा है एक इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है 4 दिन बाद, बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, पूरा कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है, बी अकेला उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में कर सकता है। ये सवाल पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है 4 दिन बाद, उसके साथ बी शामिल हो जाता है,
शामिल हो जाता है और पूरा काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। पूरा काम 10 दिन में। देखो भाई a प्लस बी, ठीक है ना, पूरा काम कह रहा है 10 दिन में खत्म होता है, जिसमें से अकेले जो है, अकेले ए ने 4 दिन इसमें काम किया था, ठीक है, अकेले ए ने इसमें 4 दिन काम किया था, और बी ने कितना दिन काम किया, 6 दिन, है ना। अकेले 4 दिन, 4 दिन बी क्या कह रहा है, 4 दिन बाद बी उसके साथ शामिल, हाँ ठीक है। तो कुल काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो ए 4 दिन काम किया, बी उसमें 6 दिन काम करेगा, ठीक है। अगर बी ना आता मेरे दोस्त तो ए को काम कितना और करना पड़ता 4 दिन के अलावा, तो आप कह सकते हैं सर ए को कुल मिला के 26 दिन और काम करना पड़ता है ना, 26 दिन और काम करना पड़ता। अगर 26 दिन और काम करता तब जाके ये 4 के 6 मतलब आई मीन बी के 6 दिन के बराबर होता। तो ये ऐसे कर दो, बराबर होगा 6 गुणा बी, जितने दिन में मतलब 26 दिन में जितना काम ये कर रहा है 6 दिन में उतना काम ये कर दे रहा है। बात आई समझ में, हाँ है ना, क्लियर। अच्छा ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, ये भी कर लो, सॉरी, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ये प्लस बी कर दो, तो ये 20 ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 बी हो जाएगा। तो ए बटा बी कर दोगे तो दोस्तों ये आएगा 6 बटा 20 के, काटोगे दोस्तों तो आएगा 3 बटा 10 के, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 10 होगी, ठीक है भाई। अब जरा सुनो ध्यान से कि अगर 30 दिन में 3 क्षमता से इतना काम कर रहा था तो बताओ 10 क्षमता से वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों 6 3 क्या है 9, अच्छा 1/3 भाग है, 1/3 भाग का मतलब 1/3 कर दो तो 3 और कट जाएगा, तो 3 ही दिन में काम खत्म हो जाएगा, खत्म। बात समझे। अगले सवाल को चलते करते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी का 2:7 है तथा दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात क्या ये है। कह रहा है पहली और तीसरी का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्तों पहली और तीसरी का अनुपात पूछा उसने, तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि पहली का जो अनुपात होगा 2 7 5 8, यहाँ 5 कर लो, यहाँ 7 कर लो, ठीक है दोस्त। पहली तीसरी का अनुपात पूछ रहा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, दिख तो नहीं रहा है। पहली और तीसरी का, दूसरी और तीसरी का, 5 और 8, 2 और 7, ठीक है, 5 दूना 10, 7 5 35, 7 चौके 28। तो भैया पहली और तीसरी का अनुपात तो 5 अनुपात 14, यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। 5 अनुपात 14 लिखना इसको कहीं, 14, ये आपके सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है, यही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक कोई बंदा है, कह रहा है कि ए से बी तक जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। देखो भाई ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 80 किलोमीटर है। आपसे बोल रहा है कि ए से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। जाने पर x और y एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। भाई x और y एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं, ये दोनों एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। y अपेक्षा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से ट्रेवल करता है। मतलब ये है अगर इसकी स्पीड जो है, कौन धीमा चलता है भाई, y की अपेक्षा x, समझ रहे हैं। तो अगर ये k चाल से चल रहा है तो ये k-4 चाल से चलेगा, ठीक है, ये सवाल ने कहा है। कह रहा है कि y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते हुए, y जो है चलता है और b तो पहुंच जाता है, फिर वापस आते हुए मिलता है किससे भाई, x से। किससे मिलता है, x से। यहां मुलाकात हो जाती है। कह रहा है आगे आपसे, कह रहा है कि स्थान b से 16 किलोमीटर दूर है, ये 16 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अगर ये 16 किलोमीटर दूर है तो इसने 96 चला था, y ने 96 चला, a ने कितना चला, 16 घटा दो, 6 10 घटाए तो 70 हुआ, यानी कि यहां हो गया 66 के, सॉरी 64 के, कितना चला 64, कितना चल गया भाई 64 किलोमीटर। ये इनके द्वारा दूरी चली गई है, ठीक है। कह रहा है कि समय बराबर लग रहा है, समय क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, क्योंकि जब ये दोनों मिले तो रुके नहीं थे, यानी जितना देर ये चला उतना ही देर ये चला था। तो इसके द्वारा 64 किलोमीटर चला गया, किस चाल से, इस चाल से, इसके द्वारा के वाली चाल से। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू छाटो जो हमारा आंसर दे दे। 12 देखो कट जाएगा 12 से, बिल्कुल सही है, 12 आंसर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू तभी बराबर आएगी जब हम के की वैल्यू 12 लेंगे, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि नल पी किसी टंकी को 6 घंटे भर सकता है, क्यू नल भरी टंकी 10 घंटे में खाली कर सकता है, पी क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी कितने देर में भरेगी भाई। तो पहली बात तो यह कि 30 इन दोनों का एलसीएम हो गया, इसका पी भर सकता है, क्यू खाली कर सकता है, ठीक है जी, ठीक है। तो 10 3 30 ये हो गया 3 के, और 6 5 30 होगा 5 के, तो कुल मिला के 15 आपका उत्तर है। किसका भाई, 15। देखो करोगे तो 30/2 ये हो जाएगा आपका 15 आंसर।
15 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, ये सवाल है। कह रहा है किसी पतंग की लंबाई क्या है भाई, इतना है। कह रहा है कि 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया एक बात सुनो ध्यान से, ये रही आपकी पतंग। ठीक है, ये पतंग हो गई आपकी, और दूरी से कितनी 158 लंबाई। ठीक है, कह रहा है ये भाई साहब 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 होगा, ये रूट का 3 होगा, और ये 2 होगा। ठीक है भाई, ये होगा 2 इज इक्वल टू दिस वन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पतंग या पलंग नहीं है, पतंग है, पतंग, पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा। तो 2 से काट दो, 2 से काटा तो आप जानते हैं 79 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, 1 ही यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। अगला सवाल कह रहा है कि एक यात्री का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर चाल से तय किया जाता है, चौथा हिस्सा इस चाल से तय किया जाता है, और शेष हिस्सा 160 के हिसाब से तय किया जाता है। देखो दोस्तों, आप जो भी चीज मानेंगे ना, वो इन सभी से कटने वाला मान लीजिएगा। जो भी मानेंगे इन दोनों से, इन सभी से कटने वाला मान लीजिए। तो अगर मैं अपने सवाल को मान लूं कि दोस्तों ये हो जाएगा 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, 24 कट जाएगा शायद 16 से। 8 से कटा, 16 से भी कट जाएगा, 0 नहीं कटेगा, 160 से नहीं कटेगा। तो 24 दूना 48 मान लो। ठीक है, इतना आप डिस्टेंस मान लो। कह रहा है कि भाई ऐसा है कि 1/3 हिस्सा, तो 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, चलो 1/3 कर लो, 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, ये तो गड़बड़ काम हो गया। हाँ 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 हाँ, 1/5वां हिस्सा, तो 1/5वां हिस्सा कर दो। ये 30 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल करता है, 5 या 15, तो ये कट गया, 15 से नहीं कटेगा। अभी करके इसको बताना आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोई ऐसी डिस्टेंस मान लेना जो दोनों से कट जाए। ठीक है ना, कह रहा है कि 125 पर कोट की गई एक वर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है, 75 रुपए में कितनी नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। कह रहा है 75 में सवाल में प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, यहां देखो, कह रहा है कि 1.34 ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। √3 की वैल्यू 1.37, 1.73 ये कह रहा है। तो एक बात समझना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसकी जो ऊंचाई है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 a, दैट इज इक्वल टू क्या होता है भाई 3, 4, 6, ये पॉइंट हो गया। आप जानते हो कि इसका जस्ट डबल है, ये जस्ट डबल है, जस्ट डबल ही है ना, डबल ही है। चलो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ही होगी भाई, 2 उधर जाएगा, 4 ही तो होगा। परिमाप पूछ रहा है, तो 4 3 12 परिमाप हो जाएगा, खत्म कहानी। चलो, एक कह रहा है कि नाव स्थिर जल में इसके चाल से चल सकती है। कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, 88 किलोमीटर। देखो एक बात सिंपल सी बताऊं, आप ना इन दोनों को ब्रेक कर लो, और ब्रेक ऐसा करो कि दोनों से ही कट जाइए। कह रहा है कि स्थिर, अच्छा ठीक है, चलो भाई 9 3 12 यानी कि 22, तो 88 अगर मेरी स्पीड है तो 22 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कितना घंटा लेती है, 4 घंटा। जब इन दोनों को घटाओगे तो आएगा कितना, कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो इन दोनों को घटा लोगे रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, तो ये होगा 16, यानी कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 16 के चाल से चल रही है। तो 8 3 24, 8 2 16, 1.5 घंटा, तो प्लस क्या कर दो 1.5 कर दो, 5.5 घंटे में हो गई डिलीवरी कंप्लीट। क्या होगी भाई, कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट सवाल है, ये देखो जरा, कॉस की वैल्यू आपको साइन की वैल्यू पूछा जा रहा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप आराम से जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रख दो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8x² होगा अपॉन, ये होगा 1 प्लस 4 सॉरी 8x पे पावर 4 और प्लस 8x², यही तो होगा भाई। इसको इधर करेंगे 8 नहीं होगा 16 होगा। ठीक है, आप इसको करोगे तो आप जानते नहीं हो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर और नीचे रहेगा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आएगा 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस 4x। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा भी, अच्छा अरे स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर तो है ही नहीं, अच्छा स्क्वायर है नीचे, स्क्वायर है नीचे, स्क्वायर है तो ये 4 था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, इसलिए ये 4 हुआ था इसलिए। ठीक है, इसलिए यहां भी स्क्वायर रहेगा, तो एक बार ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये वाला उत्तर है, समझ गए। तो ये आपके
कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो गए मॉक टेस्ट के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।